नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास का, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स तो हमारे साथ होंगे ही होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है करंट से रिलेटेड वो भी इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक करंट के साथ साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन जो उससे रिलेटेड होगा वो भी कवर होता रहेगा। और ये करंट अफेयर की जो क्लास है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे जो सारे करंट न्यूज हैं वो कवर होंगे और आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वैसे तो हम न्यूज तो कवर करेंगे ही, लेकिन इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि हमें इस जो टॉपिक्स आएंगे उनको एग्जाम में कैसे आएगा वो टॉपिक्स उस तरीके से कवर करेंगे और एक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए, लास्ट तक रुकने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सर ने आज कुछ सिखाया है और हमने भी सीखा है और मजा आएगा इस क्लास के बाद में। ठीक है, तो देखते हैं। जो आज का पहला टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और करंट ओरिएंटेड है। और जो पहला सवाल है होने वाला है हमारा आषाढ़ी कांडी को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है कि अखबारों में चर्चा में रहने वाला आषाढ़ी कांडी किस पारंपरिक शिल्प के साथ में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है बांस और बेत शिल्प, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेराकोटा हस्तशिल्प, तीसरा क्या है रेशम बुनाई, चौथा क्या है जो ऑप्शन डी है वो कहता है कि धातु ढलाई से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा आषाढ़ी कांडी जो पारंपरिक शिल्प है वो हमारा टेराकोटा हस्तशिल्प से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी। ये जो आषाढ़ी कांडी है, आषाढ़ी कांडी जो हस्तशिल्प है ये हमारे असम राज्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? असम राज्य से रिलेटेड है। और बाकी चीजें इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि जो ये देखिए, जो आषाढ़ी कांडी असम के धुबरी जिले में स्थित, कहां पे? धुबरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम है। टेराकोटा शिल्प देखिए यहां पे जो हमने देखा ना, ये टेराकोटा, जैसे क्या होता है टेराकोटा मतलब कि होता है ना कि जो मिट्टी के आपके शहर में भी, आप जहां रहते हो वहां पे आप नजदीक में भी देखते होंगे कि जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी का यूज करके, जो नेटिव वहीं का जो मिट्टी होता है उसको लेके आते हैं और उससे अच्छे तरीके से मूर्तियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और बहुत सारे चीजें बनाते हैं। तो यही टेराकोटा देखिए यहाँ पे वहां के मतलब भगवान लोगों की मूर्ति है, ये उनका फेस है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो धुबरी जिला है वहां पे है ये गांव। और उस गांव को, किस गांव को? जो आषाढ़ी कांडी है ये टेराकोटा शिल्प ग्राम से भी जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है। और देखिए ये इसमें कौन कौन सी मूर्तियां बनाई जाती हैं? घोड़े, हाथी, मटके और सजावटी वस्तुओं जैसे टेराकोटा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है ये गांव। ठीक है, और एक जो कारीगर स्थानीय नदी के क्षेत्रों से, जैसा अभी मैंने बताया ना कि नजदीकी जो हमारे पास सोर्स है मिट्टी लाने का, वहीं से लाते, कहीं और से नहीं लाते हैं। कहां से लाते हैं? स्थानीय नदी क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करते हैं। जो नेचुरल क्ले होता है वही उसी का यूज करके इसको बनाया जाता है, इस टेराकोटा को। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला सवाल इसमें क्या पूछता है, 21 फॉर्म में आएगा ये टॉपिक का सवाल। ठीक है, तो केरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहां पे हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आजकल आ रहे हैं, तो उससे भी उसी बेस पे हमारा ये सवाल है और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला, केरल ने कोच्चि में पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन के लिए भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? केरल ने डीजी केरलम अभियान के तहत 100% डिजिटल साक्षरता हासिल की। तीसरा क्या कहता है? केरल अगस्त 2025 में, इस डेट को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, केरल अगस्त 2025 में भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना। ठीक है, तो यहां पे जो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखिए
जो फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, इसको मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी में जो ये बोट्स हैं इनको मेट्रो के जैसे बनाया गया है, वो सारी सुविधाएं उसमें हैं, उसका यूज करके ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं। इससे देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फ्यूल, ये सारी चीजें होंगी और ये इलेक्ट्रिक बोट होती हैं। उसके बाद देखिए 100% जो है वो डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता हासिल किया केरल ने, और पहला ऐसा प्रदेश है कि डिजिटल साक्षर राज्य बना है पूर्ण। और ये कब हुआ है ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, अगस्त 2025 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और तीसरा सवाल आपके सामने है, उसको देखिए, बीकानेर गोल्ड आर्ट। ठीक है, बीकानेर गोल्ड आर्ट, जिसे उस्ता कला भी कहा जाता है, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। राजस्थान की पारंपरिक भित्ति एवं लघु चित्रकला शैली है। ठीक है, ये जो सवाल है देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, ये असर्शन रीजन है। इस तरीके के भी सवाल आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में देखने को, तो उसी बेस पे ही इस टॉपिक को हमने कवर किया है, जो आर्ट एंड कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण सवाल आएगा आपके सामने किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो असर्शन में है पहला कि बीकानेर गोल्ड आर्ट, जिसे उस्ता कला भी कहा जाता है, राजस्थान की पारंपरिक भित्ति एवं लघु चित्रकला शैली है। रीजन इसका क्या बोलता है कि यह 16वीं शताब्दी में महाराजा राय सिंह के शासनकाल में फली फूली एवं और मुख्यतः बीकानेर के मुस्लिम उस्ता समुदाय, किससे, उस्ता समुदाय जो मुसलमानों का एक समुदाय है, द्वारा की जाती है। ये जो बीकानेर गोल्ड आर्ट है उसको उस्ता समुदाय के द्वारा की जाती है। तो इसमें देखिए, ये इसका पहला ऑप्शन क्या है कि ए और असर्शन एंड रीजन, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या है, दूसरा ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, ए सही है पर आर गलत है। मतलब ये कह रहा है सी ऑप्शन कि जो ये असर्शन है ना वो सही है, लेकिन जो रीजन बताया जा रहा है, उस स्टेटमेंट का जो रीजन बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। और डी क्या कह रहा है कि एक असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो आप 1 मिनट का पॉज लीजिएगा, अपने पॉज लेके उसको सोचिएगा और फिर उसके बाद में आंसर करिएगा। मैं बताता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर, assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा माइन्यूट, मतलब कि एकदम छोटी छोटी जो कला है गोल्ड में, जिसको बीकानेर गोल्ड आर्ट बोलते हैं, उसको कितने छोटे छोटे तरीके से, मतलब कि माइन्यूट तरीके से, माइन्यूट लेवल पे जाके उस चीज को कलाकृति के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए उस्ता कला जो है सोने की पत्तियों के उभार और सूक्ष्म अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, उस्ता आर्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या उस आर्ट में, उस कला में, उस्ता कला में, उस्ता कला की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें पुष्प आकृतियां, फारसी प्रभाव और राज दरबार के दृश्य प्रमुख विषय होते हैं। देखिए अभी मैंने इसमें क्या दिखाया आपको, ऐसा आप लोग मूवीज में या कई जगह देखते होंगे। ठीक है, इस इमेज को, ठीक, और ये जो ऐसे कलाकृतियां बनाई गई हैं इसमें छोटे छोटे हैं, बहुत ही माइन्यूट सा इसमें डिजाइन किया गया है। उसके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें उस्ता आर्ट में वो लोग पूरा एक्सपर्टाइज हैं। यह कला दीवारों, लकड़ी के पैनलों और ऊंट की खाल पर की जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो बीकानेर गोल्ड आर्ट है उसको उस्ता आर्ट भी कहा जाता है, और उसके बाद में मुस्लिम उस्ता कम्युनिटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमारे सामने। देखिए ये बहुत पहले से ये न्यूज में है, उसको बताएंगे हम कि कब से है। तो देखते हैं स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो हमारा देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको उसके बाद से कुछ सेकंड का पॉज लेना है, खुद से आंसर करिए। जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसको खुद से एक बार पॉज करके उसको
अपने तरफ से आंसर करिए, फिर देखिए कि क्या मैंने जो किया है वो सही किया है। हो सकता है इससे पहले कोई, जैसे ये स्वामित्व स्कीम है, ये अभी नहीं आई है, बहुत कुछ समय पहले से है, तो हो सकता है कि आप पढ़े हो। तो ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि थोड़ा मतलब कि कुछ समय पहले आपने पढ़ा है, इसको कवर किया है, तो खुद से एक बार क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो जो हमारा स्वामित्व स्कीम है इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, तो विच मिनिस्ट्री, कुछ सेकंड का पॉज लीजिए, आंसर करिए, मैं करता हूं इसका। तो ये जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व। इसमें ड्रोन का यूज करके इसके बारे में देखते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म, कई एग्जाम में क्या होता है कि जो हमारा एक न्यूमोनिक जैसा होता है ना, उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ देता है, बोल देगा जैसे स्वामित्व लिख दिया, उसके नीचे में 4 ऑप्शन में आपका फुल फॉर्म दे देगा, तो वो भी जानना बेहद जरूरी होता है। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, गांवों का सर्वेक्षण एवं आधुनिक तकनीकी से मानचित्रण। देखिए अभी मैंने बोला ना कि कई स्कीम होते हैं जो पहले ही लॉन्च हुए रहते हैं, लेकिन वो इस समय जो करंट में चल रहा है, जो हमारे न्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए ये चीजें हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2020, 24 अप्रैल 2020 में हुआ था। नेशनल पंचायती राज डे होता है उस दिन, हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है उस दिन। कब? 24 अप्रैल 2020 को तो ये लॉन्च हुआ था। 24 अप्रैल को हमारा ये पंचायती राज दिवस होता है। इसकी देखिए नोडल मंत्रालय कौन सा, अभी मैंने बताया ऑप्शन, उसी पे तो सवाल बना था हमारा, क्या था? पंचायती राज मंत्रालय। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासियों को कानूनी स्वामित्व, जैसे देखते होंगे कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है जमीन जायदाद को लेके, गांव में कई जगह होता है, शहरों में भी होता है, उसी के निवारण के लिए ये योजना है। उसमें मानचित्र में डिजिटल तरीके से आपका कितना जमीन है, जायदाद है, कहां पे अचल संपत्ति है, उस चीज को डिजिटली ड्रोन के थ्रू कवर करके उसको एक, जैसे है ना डिजिटल मिशन, उसी के अंतर्गत ये उसको डिजिटाइज करेंगे और रखेंगे, जिससे हमारा डिस्प्यूट जो होता है जमीन जायदाद को लेकर, अचल संपत्ति को लेकर, उसको कम हो सके। जितना कम हो सके उतना लोगों के लिए बेहतर है। अगर सारा ध्यान, सारा एनर्जी अगर हम लड़ाई झगड़े में ही लगा देंगे, तो अपने विकास के लिए, अपने उन्नति के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो उच्च सटीकता वाले भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उसमें देखिए प्रॉपर्टी कार्ड, ये देखिए हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये आपको मिल जाए देखने को। प्रॉपर्टी कार्ड किससे रिलेटेड है? तो स्वामित्व योजना, ये चीजें हैं, वहां पे दिखेगा आपको। तो प्रॉपर्टी कार्ड से ग्रामीण भूमि को बैंक ऋण हेतु गिरवी रखा जा सकता है। देखिए इसका इस्तेमाल है, जो आपको डिजिटाइज करके आपका जो लेखा जोखा है अचल संपत्ति का, उसको एक बैंक में अगर आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसको रख के आप ऋण ले सकते हैं। इस एक तरीके से आपका कोलैटरल जैसा वो काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा इस चीज को। ठीक है, अभी 26 जनवरी की बात है, उसमें ये चीजें आई थी, उसके बाद से भी चीजें आ रही थी, तो इसको इंक्लूड करना अपने क्लास में काफी ज्यादा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन है? पहला कथन है कि वे मालवा राज्य की महान शासिका थी। दूसरा क्या कह रहे हैं? उन्होंने 1767 से 1795 तक महेश्वर को, चीजें ध्यान रखने वाली हैं, राजधानी बनाकर शासन किया। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? वे मराठा संघ की होलकर वंश के संबंधित। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? अहिल्याबाई होलकर की। ठीक है, तो जो ये हमारे 3 स्टेटमेंट है, 3 कथन है, ये हमारे ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा, पहला क्या है? ऑप्शन केवल ओनली 1। दूसरा क्या कह रहा है? 1 और 2। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 और 3। और डी क्या कह रहा है? 1, 2 और 3। तो हमारा जो आंसर है ना, वो तीनों कथन हमारे सामने जो है वो सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा आंसर। तो देखिए ये है हमारी अहिल्याबाई होलकर जी। देखिए इनके बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उसको भी जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। जो हम क्वेश्चन में लिखे हैं वो तो जरूरी है ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में इस चीज को इंक्लूड किया जा रहा है। तो जो कि उनसे रिलेटेड जो
एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके सामने रहे। देखिए, पहला है कि उन्होंने पूरे भारत में अनेक प्रमुख हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया। उसमें कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? काशी विश्वनाथ वाराणसी का, अभी आपने देखा होगा बनारस में मोदी जी कई बार जा रहे हैं वहां पे, और कितना अच्छा बन गया है वहां का जो मंदिर है, उसका मतलब कि कॉरिडोर जो बना है, एक बार आप जाइए देखिए, बहुत ही ज्यादा मनोरम दृश्य है वहां पे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जाएंगे, एक तरीके से टूरिज्म के लिए भी है और आस्था भावना फेथ है लोगों का, और जाइए और वहां पे दर्शन करिए जो जो मतलब कि जा सकते हैं, और कभी भी जाइए, मतलब कि मैं अभी नहीं कह रहा हूं, बाद में भी जा सकते हैं आपके अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने समय की उपलब्धता के अनुसार, ठीक है। तो कहाँ कहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार करा है? काशी विश्वनाथ में उन्होंने करा है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है वहां पे भी, और गया का विष्णु पद मंदिर जो गया बिहार में है, वहां का विष्णु पद मंदिर है, उसके लिए भी इन्होंने काम करा है। देखिए, लोक माता, अभी हमने पढ़ा ना, लोक माता क्यों कहा जाता है? जन कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें लोक माता कहा गया। जन कल्याणकारी नीतियों के कारण, जब मतलब कि जो अब शासन की व्यवस्था थी उसमें लोगों का कल्याण, जन कल्याणकारी इसी को तो बोलते हैं। जो लोग हैं, जो आपकी प्रजा है, उनका कल्याण ही तो है, उसीलिए उनको जन कल्याणकारी नीतियों के कारण है लोक माता कहा गया। पुण्य श्लोक उनके धार्मिक और दानशील कार्यों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, इन सारे इंफॉर्मेशन को आप कवर करेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि काशी विश्वनाथ दे देगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात दे देगा, या गया का विष्णुपद मंदिर दे देगा, और किससे जुड़ा हुआ है, और 4 ऑप्शन में इनका नाम दे देगा, 3 ऑप्शन में दूसरे किसी का नाम होगा, तो आप वहां पे किसका टिक करके आएंगे? अहिल्याबाई होलकर जी का। अगला है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है इसे, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कई लोगों को पता भी होगा, पॉज करिएगा क्योंकि ये अभी नहीं है, बहुत पहले से है ये चीजें, तो पॉज लीजिए, खुद से आंसर करिए, मन में ही आंसर करिए। और देखिए, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो अगर कुछ आपको ऑप्शन पहले से पता है, आंसर पता है, तो उसका कमेंट करके भी उसका आंसर दीजिए, मैं देखूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। और आपके जो भी सवाल हैं उससे रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? असम। दूसरा क्या है? मणिपुर। तीसरा क्या है? नागालैंड। चौथा मेघालय। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहां से रिलेटेड है? हमारे नागालैंड से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? नागालैंड से। कहां से? नागालैंड से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें देखिए हॉर्नबिल है, जो हॉर्नबिल पक्षी है वो, तो उसके बारे में देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। ये गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी पर रखा गया, वो नागा जनजातियों के लिए सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, जितने भी ट्राइब्स होते हैं अपने देश में, बहुत सारे ट्राइब्स निवास करते हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, वहाँ पे, और भी भारत के अनेक राज्यों में भी ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं। तो उनके अलग अलग एक तरीके से जो वो, देखिए ये जो ट्राइब्स है ना, वो पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पेड़ों से भी उनका लगाव बेहद ही असीम तरीके से होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका लगाव होता है। आप देखे होंगे विश्नोई समाज, एक उनसे एक मतलब कि उनके बारे में आप जानते होंगे, विश्नोई समाज किस तरीके से एक बच्चे को किस तरीके से वो लोग प्यार करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा मुझे किस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो जो उसी तरीके से ये जो नागालैंड में है, वो हॉर्नबिल से पक्षी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट हॉर्नबिल, जिसको बसुरस बिरकॉर्निस भी बोला जाता है आईयूसीएन में, ये देखिए आईयूसीएन रेड लिस्ट, जिसमें कैटेगराइज किया जाता है कि जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, उनकी संख्या क्या है, उनके मतलब कि हैबिटेट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी हैं, कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, उस चीज़ को लेकर कैटेगराइज किया जाता है। और उनको कैटेगराइज कर दिया तो उसी में ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है उसको वल्नरेबल की, असुरक्षित, किस कैटेगरी में? असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया ना,
हैबिटेट लॉस और हंटिंग आर द मेजर थ्रेट टू दीज स्पीसीज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्रेट हॉर्नबिल की। ठीक है, तो इस तरीके से आईयूसीएन है ना, वो कैटेगराइज करता है एनिमल को, पक्षियों को, बर्ड्स को, इन सारी चीजों को। और ये सारे हम किसी एक लेक्चर में इसको मतलब कि कवर करेंगे, सारे जितने स्पीसीज हैं ना उनको कवर करेंगे कि आईयूसीएन जो है किस तरीके से कैटेगराइज कर रहा है इनको, और किस किस कैटेगरी में कौन कौन से स्पीसीज हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे और भी चीजें। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो बात कर रहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या कह रहा है? श्री तेग बहादुर साहिब जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, 9वें। उन्होंने 1675 में चांदनी चौक दिल्ली में शहादत प्राप्त की। ठीक है, तो ऑप्शन, ये जो 2 ऑप्शन है आपके सामने कथन, पॉज लीजिए, हिस्ट्री का पार्ट है ये, इसको ये एक तरीके से स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक है ही। अभी करंट में कुछ न्यूज थी इसलिए हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। तो इस पॉज लीजिए और इसका आंसर खुद से करिए और कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 ओनली। सी कह रहा है कि बोथ 1 and 2, और डी कह रहा है नाइदर 1 nor 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ सेकंड का पॉज लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, बोथ आर ट्रू। ठीक है, ये गुरु तेग जी। और यहां पे एक और चीज, पहला जो फर्स्ट ये तो 9वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? उनका नाम बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे उनका नाम बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बर्थ, वो जो 2025 है, उनकी शहादत का 350वां, मतलब 350 वर्ष हो गए, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। किस समय दिया है ये भी जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने मुगल काल जबरन धर्मांतरण होता था उस समय, उसी का विरोध किया उन्होंने, जबरन धर्मांतरण और मुगल काल। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर जी इज ऑल्सो नोन एज हिंद दी चादर। क्या, किस नाम से जाना जाता है? हिंद दी चादर। देखिए यहां से एग्जाम में आपको एग्जामिनर हिंद दी चादर किसे कहा जाता है या किस प्रसिद्ध व्यक्ति को इस नाम से जाना जाता है, वो करके आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको इनका नाम दिख जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम के सामने टिक करके जो भी ऑप्शन होगा ABCD में उसको टिक कर देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है, भारत गाथा पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, कुछ पॉज लीजिए, कुछ सेकंड का, 2-4 सेकंड का ही पॉज लीजिए, उत्तर करिए इसका, उसके बाद से हमें कमेंट, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए हमें। आप मन में सोच रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता लगेगा ना कि कौन सा ऑप्शन किसने सही बताया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तीसरा क्या है? सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और डी क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। तो इसमें जो ऑप्शन A, B, C और D दिख रहा है, भारत गाथा इनिशिएटिव कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है बताइए। तो इसमें हमारा आंसर सी सही है। ठीक है, ये जो भारत गाथा है, ठीक है, भारत गाथा एक नेशनल इनिशिएटिव है। भारत की सांस्कृतिक, रचनात्मक और कथात्मक विरासत को प्रदर्शित करने की एक राष्ट्रीय पहल है। मैंने बोला ना, नेशनल इनिशिएटिव है। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? अभी हमने यहां पे देखा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और देखिए यहां से ये जो थर्ड पॉइंट है इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीधे आपके किसी ऑप्शन में दिख जाएगा एग्जाम में। आपको ये जो है ना, श्रुति, कृति और दृष्टि, ठीक है, ये दिख जाएगा किसी ऑप्शन में आपके एग्जाम में। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यह पहल 3 स्तंभों पर आधारित है। वो 3 स्तंभ कौन है? श्रुति, कृति और दृष्टि। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में ये ऐसे ही तो आते हैं सवाल,
छोटा सा नाम होता है, वो किस मंत्रालय से रिलेटेड है, उसके हो सकता है कि पूछ ले कौन कौन मिनिस्टर है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही तो सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखते हैं, प्रकाश गंगा पहल है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए उसी पैटर्न पे है, इसी पैटर्न पे आप पीवाईक्यू फॉलो करते ही हैं, देखते होंगे कि इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो किससे है? प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन। दूसरा ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पावर एंड एनर्जी इकोसिस्टम, भारत के विद्युत एवं ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ करना। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम से रिलेटेड है प्रकाश गंगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? अर्बन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए कुछ चीज अभी तो वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा, एग्जाम से पहले वो चीजें आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर जैसे क्या होता है कि कई बार हम कवर तो करते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी छूटेगा नहीं हमसे, लेकिन फिर भी मैं 100% ही कि आपको बोल भी नहीं सकता। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि उनको आपको करना ही होता है, तुक्का एक तरीके से लगाना ही होता है। लेकिन एक होता है कि आंख बंद करके तुक्का, एक होता है कि मतलब कि इंटेलिजेंट वे में लगाना, उसको तुक्का नहीं बोलते। अपने आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे आप उसको उस आंसर के पास तक पहुंचते हैं। तो वो चीजें भी डिस्कस होंगी, ठीक है। तो प्रकाश गंगा अगर इसको बोले तो प्रकाश किस मंत्रालय से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, यहां से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पावर एंड एनर्जी इकोसिस्टम, भारत के विद्युत एवं ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ करना, ये हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे पवन ऊर्जा के लिए हैं, सौर ऊर्जा के लिए, ये हमारा मतलब हाइड्रो पावर से रिलेटेड है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो प्रकाश गंगा इनिशिएटिव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पावर एंड एनर्जी इकोसिस्टम, विद्युत एवं ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ करने की एक पहल है। किसकी? प्रकाश गंगा की। यह पहल विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। यह पहल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वो चीजें तो क्या एम है उसका हमने डिस्कस किया क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन किस मंत्रालय के अंतर आ गया तो वो क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, ठीक है। तो अगला है हमारे सामने आयुष का तंत्र। इस जो ये डबल स्ट्रॉफी में है ना, डबल कॉमा में बोलते हैं, इस चीज को, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ध्यान रखिएगा। आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र, पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? नाम से तो आपको पता होगा, फिर भी आप कमेंट करिए, हमें कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी बताइए। आपको कुछ डाउट है वो भी हमें कमेंट करके पूछिए, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई? पहला क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। तीसरा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और डी क्या कह रहा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो क्या होगा इसका आंसर? आयुष रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसमें देखिए ये सारे जो इमेजेस हैं, इमेजेस अपने आप में कुछ सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। आपके पास जो भी इमेज है वो आपको एक तरीके से नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए इस आयुष का तंत्र और स्वास्थ्य का मंत्र ये बोला गया। ये आयुष मिनिस्ट्री में क्या कहता है कि आयुष के पद्धतियां, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी को समाहित किया गया। आयुष खुद, आयुष अपने आप में खुद इन सारी चीजों को, किसको? आयुर्वेद को, योग को, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को समाहित किए हुए। देखिए आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें आपके डेली रूटीन में होना चाहिए योग। एटलीस्ट आप सुबह जब उठते हैं तो 15-20 मिनट योग करिए ना। आप पढ़ते हैं, आप अच्छे से कैसे रिटेन कर पाएंगे उसको? आप काफी लंबे समय तक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कब तक कैसे रिटेन कर पाएंगे? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ योगासन करने होंगे। उससे हमारा जो दिमाग है वो शांत होगा और लंबे समय तक हम रिटेन करेंगे और चीजें याद रहेंगी। और हमारा मन सबसे, देखिए जब हमारा माइंड स्टेबल होगा तो वो उसी स्टेबल माइंड में तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप पढ़ रहे हो, वो वहां पे जाके काफी लंबे समय तक स्थिर रहेगा। नहीं तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप पढ़ रहे हो और उसके बाद में वो चीजें कुछ टाइम के बाद में वॉश आउट हो जाएंगी। तो योग अपने जीवन का एक रूटीन बनाइए और उसको डेली करिए जब आपको समय मिलता है। अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो डेली करिए, शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है।
मैं तो इस चीज को देखा हूं, ऑब्जर्व किया, और मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूं, योग को। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। योग देखिए, मैंने बताया ना, योग ध्यान और संतुलित आहार के माध्यम से जीवन शैली सुधार को बढ़ावा देता है। आजकल की कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जो योग के माध्यम से खुद ठीक हो जाएंगी। आप यूट्यूब पे अभी देखिए कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी हैं, वो मतलब कि योग तो सिखाते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, उसको फॉलो करके आप योग सीख सकते हैं। डेली एक ही सीखिए, उसी को बार बार उसी का मतलब कि फॉलो करिए, उसी को डेली करिए, आप स्वस्थ होंगे। आपका मतलब कि आपको स्वास्थ्य बेहतर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ताकि आप अच्छे से परीक्षा में पढ़ सकें और परीक्षा को क्वालिफाई करके एक अच्छी सी नौकरी आपके पास हो। ठीक है, उसी के लिए तो आप इतने मतलब कि मेहनत कर रहे हो। केवल पढ़ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम भी तो क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ आयुष के एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। क्या? आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र। ये सेंटेंस याद रखना है आपको, ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला जो हमारे पास सवाल है, 11वां सवाल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज आर करेक्ट? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? आईएसए की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आईएसए का मुख्यालय है वो कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, जो कि भारत में स्थित है। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? आईएसए का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये देखिए बहुत पहले से है ये, और मतलब कि अभी तो ये हमारे मतलब कि ऑप्शन में आ गया, लेकिन मैं बताऊंगा। 2015 की बात कर रहा है कि कब हुआ था, 2015 से स्टार्ट है, तो 2000 अभी हम कहां पे हैं? 2026 में, 2015 की बात है ये, लेकिन हमारा तो ये करंट से है ना, तो ये चीजें हैं, ये एक तरीके से इससे रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन है, अभी न्यूज में है ये टॉपिक, तो ये हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक, तो हमारा ये जो ऑप्शन ए, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद में मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो 2015 में हुआ था फ्रांस और भारत के बीच में, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि पहली जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो पहली जो मीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी। जो आईएसए का पहला जो वो हुआ था, मीटिंग हुआ था, वो कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो आइए देखिए, अगला सवाल जो है वो बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और हो सकता है कि आपको मिल ही जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा है? एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। कहां पे? केवल। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है? 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। वनली, वनली और वनली। ये जो वनली वनली है ना, हर ऑप्शन में, ये आपको सतर्क करता है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉज लीजिए और ध्यान से पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा चूक करेंगे आपसे सवाल क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एशियाई शेर है प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही मिलते हैं। उसके बाद बोलता है कि डबल हम्प, ये 2 कुबड़ वाला जो है ऊंट, वो केवल भारत में ही मिलता है। और उसके बाद बोल रहा है कि वन हॉर्न राइनासोर जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऐसा है क्या? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ओनली वन, केवल एक। ये देखिए, ऑप्शन का प्रकार, किस तरीके से ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। आपसे यहां पे ये नहीं बोला गया कि कैसे है, तो ऑप्शन ये हमारा ए सही होगा, केवल 1, 2, 1 एंड 3, 1, 2, 3। तो इसमें से हमारा केवल पहला सही है। एशियाटिक लायन जो है वो केवल भारत में मिलता है।
ठीक है। ये जो हमारा डबल हम्प्ड कैमल है ना ऊंट, वो हमारे जो दो कुबड़ वाला ऊंट है वो हमारे गोबी मरुस्थल, देखिए यहां से आपसे पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि गोबी मरुस्थल किस देश में प्रेजेंट है, किस देश में, इसके लोकेशन बेस्ड भी आता है सवाल, तो वहां से आपसे पूछ सकता है कि जो गोबी मरुस्थल है वो कहां पे स्थिर है, तो कहां पे स्थिर है आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो दो कुबड़ वाला ऊंट मंगोलिया में भी मिलता है, चीन में भी मिलता है और लद्दाख में जो कि भारत में है, और मध्य एशियाई एवं अफगानिस्तान के शीत मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, केवल भारत में मिलता है, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए चीन में भी मिलता है, मंगोलिया में भी मिलता है और अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है इज फाउंड इन इंडिया एंड साउदर्न नेपाल मेनली इन रिवराइन फ्लड प्लेन ग्रास आइलैंड। एक सिंग वाला जो गैंडा है भारत और नेपाल दोनों देशों में पाया जाता है, तो वो जो ऑप्शन था वो भी गलत हो गया, वहां पे तो केवल भारत की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कहां कहां मिलता है, भारत के अलावा नेपाल में भी मिलता है। किस, उसके बाद हमें ये बताइए कि जो वन हॉर्न राइनोसोर्स हैं ये किस, एक तरीके से बोलिए कि किस बायो रिजर्व में मिलते हैं भारत में और किस राज्य में वो स्थित है। ठीक है, पॉज लेके कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, वो कहां पे है, असम में। अगला सवाल है हमारे सामने, वर्ल्ड WTT यूथ स्टार कंटेंटर टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन एट विच प्लेस। यूथ स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट कहां आयोजित हुआ था, वर्ल्ड टेबल टेनिस की बात हो रही है यहां पे, तो कहां, पहला ऑप्शन हमारा है दुबई में, दूसरा ऑप्शन क्या है दोहा में, तीसरा ऑप्शन क्या है सी अबू धाबी, चौथा क्या है आपके सामने मस्कट। तो पॉज दीजिए, आंसर करिए। ठीक है, तो जो हमारा इसमें सही है उत्तर है वो ऑप्शन बी है हमारा, दोहा। ठीक है, इसमें हमारे भारत के जाबाजों ने 5 मेडल प्राप्त किया है। उस जो भारत ने दोहा में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में 5 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया यह टूर्नामेंट वर्ल्ड टेबल टेनिस की यूथ सर्किट श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है 5 गोल्ड की, 5 गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इनके लिए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीजें पहली बार होती हैं वो हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है, एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो पसादो प्रेजेंट जेंतुरो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि ब्राजील का लोक नृत्य, ऑप्शन बी हमारा है अंतरराष्ट्रीय नाटकों से प्रेरित नाट्य प्रस्तुति, ऑप्शन सी है वो कह रहा है क्या ब्राजील के इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है ये क्या पसादो प्रेजेंट जेंतुरो, और चौथा क्या कह रहा है कि म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ ब्राजील, ब्राजील का संगीत महोत्सव है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित हमारे ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय नाटकों से प्रेरित नाट्य प्रस्तुति। अभी इनका ये है कि ये जो फर्स्ट टाइम अपना ये किसी ब्राजील से बाहर कर रहे हैं इसका, तो वो अभी कहां करेंगे, भारत में करेंगे, उसके अलावा करेंगे रशिया में, रूस में। ठीक है, भारत में और रूस में। ठीक है, तो ये देखिए इनके बारे में देखते हैं कि जो पसादो प्रेजेंट जेंतुरो नाट्य जो प्रस्तुति है वो किससे मतलब कि प्रेरणा लेके हुआ है, वो ब्राजीलियाई नाटककार ग्रेस पासो और एंटोन चेखव के जो 3 सिस्टर हैं उनसे प्रेरित है। देखिए इनका नाम देके पूछ सकता है एंटोन चेखव किससे रिलेटेड है, यहां से ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो किससे रिलेटेड है, 3 सिस्टर से। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप 5 स्टार रेटिंग के साथ में आप रख सकते हैं, वो आपके एग्जाम में दिख सकता है, उस क्वेश्चन के अलावा ये भी मिल सकता है आपको। ठीक है, और ये जो प्रस्तुति वो कर रहे हैं यह नाट्य समय, स्मृति और सामूहिक अनुभव के विषयों पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगला सवाल जो है हमारे सामने,
भारत पर्व 2026 राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इस तरीके से भी सवाल है। जैसे मंत्रालय से रिलेटेड तो सवाल पूछता ही कि ये जैसे अभी हमने देखा था गाथा, भारत गाथा, उस तरीके से कि किस मंत्रालय से रिलेटेड है। एक हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्म होता है इस तरीके से होता है कि किसने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा ये है, ए बी हमारे ये है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में जो ए बी सी है और डी है उसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो भारत पर्व 2026 है उसका उद्घाटन किसके हाथों से हुआ? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, उसके बाद से गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री भी याद रखने की जरूरत है कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत किस मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए पर्व 2026 भारत पर्व 2026 जो है वो कहां पे होता है ये भी पूछ सकते हैं। लोकेशन बेस्ड सवाल इसको उस फॉर्म में रख के पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो कहां पे होता है आपको? रेड फोर्ट, लाल किले पे होता है और 6 दिन के लिए होता है। ये भी चीजें आपसे पूछ सकती हैं, इतनी डीप में पूछ सकती हैं। 6 के जगह पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है या 7 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? 6। ठीक है, कहां पे होता है? लाल किले पे, नई दिल्ली में लाल किले पे। ठीक है, और किस मंत्रालय के ने इसको प्रेजेंट कराया? ठीक है, ऑर्गेनाइज किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसका आयोजन कौन कराता है? संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है इसको। किसको? भारत पर्व को। अगला सवाल है वो उससे मतलब कि हमारा है सामने चटरगला दर्रा, जिसको बोला जाता है पास, चटरगला पास लोकेटेड। लोकेशन बेस्ड सवाल है ये कि कहां पे स्थिर है। ठीक है, अभी तो जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जैसे ये तो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि एक जगह से है, आपको स्टेट का नाम देके पूछ सकता है। और भी ऐसे आपको आने वाले लेक्चर्स में ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको कि चटरगला जो दर्रा है वो कहां पे स्थिर है? कारगिल द्रास रूट लद्दाख में, पूंछ राजौरी रूट जम्मू रीजन में। सी कह रहा है कि भद्रवाह चटरगला मार्ग जम्मू क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में। डी कह रहा है कि श्रीनगर के सोनमर्ग मार्ग जो कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जो इसलिए इंपॉर्टेंट है देखिए चटरगला दर्रा जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 10,500। सोच सकते हो, मतलब कितनी ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यह दर्रा मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है, मिडिल हिमालय। आपको यहां पे फंसा देगा एग्जामिनर ट्रांस हिमालय लिख के, ट्रांस हिमालय। उसके बाद कहीं दे देगा लोअर हिमालय। ठीक है, तो यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिडिल हिमालय की, मध्य हिमालय की बात हो रही है चटरगला दर्रा में। ठीक है, अगला सवाल, लाला लाजपत राय लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच कमीशन? ये देखिए ये तो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन हमें इसने करंट में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्यों इंक्लूड किया है? ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप हमें कमेंट करके बताइए इनके बारे में कि क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक, चलिए एक तरीके से आपको एक साइन दे देते हैं कि उनकी जयंती कब होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद से कुछ पॉज लीजिए। ये काफी ज्यादा मतलब कि इसी फॉर्म में भी आता है सवाल, तो इसका आंसर करिए आप कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध के दौरान लगी थी? उसमें चोट के कारण। ठीक है, तो पहला क्या है? हंटर कमीशन। दूसरा क्या है? पहला क्या है? साइमन कमीशन। दूसरा क्या है? हंटर कमीशन। तीसरा बटलर कमीशन। चौथा क्या है? डी ऑप्शन फ्रेजर कमीशन। ठीक है, तो आप
पॉज लीजिए क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहां से हमारा देखिए करंट के साथ से हमारा स्टैटिक वीक पोर्शन भी जो कवर हो रहा है हिस्ट्री का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये ऑप्शन सी गलत होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये साइमन कमीशन है वो लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे उस समय था, और ये क्यों बना था। 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। किसी भारतीय, जैसे जो साइमन कमीशन बना था ना, उसमें क्या था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक मतलब कि कमेटी बनाने की बात हुई थी, जो कि आने वाले समय में भारत में जो संरचना कैसी हो सकती है वहाँ के गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, उसको लेके एक रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। तो उसमें क्या था कि 7 सदस्य थे, तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसको लेके उसका विरोध हुआ, हर जगह विरोध हुआ। भारत के हर हिस्से में जहां जहां वो कमेटी गई वहां वहां उनका विरोध हुआ, ठीक है। तो ये देखिए साइमन कमीशन आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन जब बना था तो उस समय वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड इरविन। उसके बाद जो दूसरा है हंटर कमीशन, ये जब कमीशन बना था तो उस समय आपसे पूछ सकता है कि कौन था वायसराय, तो कौन था, लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ठीक है। उसका देखते हैं कि हंटर कमीशन किस लिए बना था। तो ये बना था कब, 1919 में, और किसकी जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो चीज उसको उसकी जांच करने के लिए बना था ये हंटर कमीशन, ठीक है। जो बटलर कमीशन है उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। वो क्यों था, अपॉइंटेड इन 1927 टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। 1927 में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, ठीक है। कौन सा, बटलर कमीशन, ठीक है। तो यहां से आपसे वर्ड्स पूछ सकता है, उस समय वायसराय कौन था वो पूछ सकता है, और कमीशन का नाम देके मैच द फॉलोइंग करके आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है फ्रेजर कमीशन, वो किसके समय में बना था, लॉर्ड कर्जन के समय में बना था। और कब बना था, 1902 में। और किस लिए बना था, भारत में पुलिस प्रशासन सुधारों की जांच के लिए गठित की गई थी। देखिए ये स्टैटिक का पोर्शन है लेकिन करंट से रिलेटेड है, इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन के फॉर्म में मिला। और इसी तरीके से अभी तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बहुत ही संक्षिप्त में हो रही है, बाकी जो बातें होंगी इस सब्जेक्ट में, इतिहास के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, उस लेक्चर में बहुत ही डीप में जाके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कि कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं उतनी बातें होंगी वहां पे। और ये जो कमीशंस हैं ये मैच द फॉलोइंग करके आता है, तो यहां से हमारा कई सवाल, 3-4 सवाल इसमें बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कवर होंगी चीजें। तो अगला सवाल है हमारे सामने, मदर ऑफ ऑल डील्स शब्द किस हालिया समझौते से संबंधित है, ठीक है। कुछ पॉज लीजिए, कुछ सेकंड का, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद हमें आंसर कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। ऑप्शन क्या है, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। यहां पे इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ये इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपेक, सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग समझौता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन हमारा सही होगा क्या, ऑप्शन बी, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। और ईयू से जो रिलेटेड नेतागण हैं वो हमारे रिपब्लिक डे पे आमंत्रित थे मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। उनका नाम हमें आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक, कौन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में आए थे हमारे पास। उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या, ये हमारा जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या पहला ही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारा 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वे हमारे 22वें पार्टनर हैं। 2014 से भारत
ने मॉरिशस, यूएई, यूके, ईएफटीए, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया 2014 के बाद से। उसके पहले भी समझौते हुए, ऐसा नहीं है कि उसके बाद, उसके पहले नहीं हुए। लेकिन जो एक एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि किन देशों के साथ में हमारा हुआ, तो पहला तो पूछ, ये हमारा नंबर कौन सा है, 22वां, ठीक है। उसके बाद से पूछ सकता है आपसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया हैज अनाउंस ए ट्रेड डील विथ न्यूजीलैंड, ठीक है। अभी आप कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि न्यूज में बहुत चर्चा का विषय था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा कोई डील होने वाला है, उसमें नहीं हो रहा है। तो वो डील था, उसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उनके साथ ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील, जो ट्रेड डील हुई किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ में, उसमें हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया। उसके अलग, उसके अपने रीजंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मतलब कि बहुत बड़े लेवल के जो पशुपालक नहीं हैं। हमारे यहाँ जो पशुपालक हैं वो गांव में छोटे छोटे, किसी के पास 2-4 गाय, 2-4 भैंस और बाकी जो पशु हैं वो हैं, नंबर उनका कम है। कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा है नंबर में पशु। तो अगर वहां से आ जाएगा, क्योंकि वहां पे उत्पादन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पर एनिमल जो उत्पादन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर वहां से हम एफटीए में उसको इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं या फिर जो पशुपालक है, उनके जो प्रोडक्शन है, उनके व्यापार पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए उस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया था ट्रेड डील में, डेयरी प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। 2025 में भारत ने ओमान और यूके के साथ व्यापार समझौता किया। ऐसे पूछ सकता है कि 2025 में किनके साथ किया भारत ने व्यापार समझौता, तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिख सकता है ओमान, यूके, उसके बाद में कोई और, किसी और देश के साथ में कॉम्बिनेशन बना के ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में व्यापार समझौते के निष्कर्ष की घोषणा की। तो उन चीजों, मतलब कि जो ट्रेड डील हुआ था उसमें जो अभी मैंने बताया, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड हुई थी। और किस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया था, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। उसमें चीजें जो भी आती हैं, दूध हुए, चीज हुए, दही हुआ, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एवं इसकी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड इट्स डिजाइन लिंक इंसेंटिव, डीएलआई, ठीक है, स्कीम आर रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। कुछ सेकंड का पॉज लीजिए, 2 ही सेकंड का पॉज लीजिए और हमारे आप कमेंट करके आंसर बताइए, ऑप्शन में ए है, बी है, सी है या डी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड इट्स डिजाइन लिंक इंसेंटिव किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन को बढ़ावा देना है। अभी जो ये सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, उनका जो उपयोग है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, उनका उपयोग बढ़ने के कारण उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया है। और जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और 2047 का जो विजन है, उसके लिए ये जो 2047, ठीक है, ये जो विजन है उसके लिए हमारे ये भी जरूरी है कि हमारे देश में भी इसका प्रोडक्शन हो, और स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। तो आपसे मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि जो पहला सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री का जो प्लांट है वो किस राज्य में स्थिर है, वो मुझे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। इसमें जो
mighty play a key role in developing India's electronics and semiconductor ecosystem. ठीक है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने है कि नीपा, जो अभी आपने देखा होगा न्यूज में, नीपा वायरस के बारे में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है, नीपा वायरस से रिलेटेड। नीपा वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीपा वायरस। नीपा वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है, पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है, थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। नीपा वायरस एक जूनोटिक रोग है और संक्रमित व्यक्ति से निकट संपर्क से व्यक्ति फैल सकता है। यहां पे व्यक्ति से व्यक्ति के फैलने की बात हो रही है। ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ नीपा वायरस एमंग ह्यूमंस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद अगला कह रहा है कि WHO के अनुसार नीपा वायरस की वैश्विक मृत्यु दर लगभग 40 से 75% है। कितना? 40 से 75%। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट एवब स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, और देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां तो हमने पूछा करेक्ट, कई बार एग्जाम में इनकरेक्ट लिख देता है और आप ध्यान नहीं देते हो, करेक्ट वाला आंसर करके आते हो। आप तो वहां पे खुश होते हो, लेकिन घर पे आके आप देखते हो कि अरे यार मैं तो गलत कर दिया। तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप एग्जाम में जाइए ना, तो पहले थोड़ा लंबी सांस लेके इत्मीनान करिए कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद से स्टार्ट करिए। जाते ही एकदम से नहीं करना है और क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आंसर करेंगे तो सही आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट की बात हो रहा है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। उसका दूसरा है कि नीपा वायरस है, वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट टाइम? अफ्रीका। तीसरा कह रहा है कि मृत्यु दर इसकी 40 से 75 है। तो इसमें कौन सा सही है, इसका आंसर आप हमें बताइए। ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1, अच्छा इसका जो आंसर है, देखिए इस फॉर्म में भी हो सकता है कि जैसे अभी तक तो आप एग्जाम में नहीं आए, लेकिन अदर्स जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस फॉर्म में ऑप्शन आ गए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन मिल जाए आपको देखने को। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में पहले से ही तैयार रहना बहुत बेहद जरूरी है, ताकि हम वहां पे घबराए नहीं, आसानी से उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अगर ऑप्शन आता है तो कर लें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली वन आंसर, ऑप्शन बी कह रहा है कि ओनली 2, ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑल 3, मतलब तीनों सही है, ऑप्शन डी है कि नन। देखिए यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग ये है कि यहाँ पे 1 2 3 की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या तीनों सही है, या तो कोई नहीं सही, ये बात हो रही है। तो इसमें हमारा आंसर है कि ओनली 2 आर करेक्ट, केवल 2 सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। ये तो नीपा वायरस इज जूनोटिक डिजीज एंड कैन स्प्रेड थ्रू क्लोज ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से हमने इसमें इस तरीके के ऑप्शन के लिए आपको जरूरी है कि तीनों स्टेटमेंट हैं वो आपको पता हो, उनके बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, तभी आप इस तरीके से सवाल कर पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो टफ कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको तीनों ऑप्शन पता है तभी आप इसको सॉल्व करिए। तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए पहले से ही आपके सामने रहेगा, तो आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और आने वाले समय में आपके एग्जाम में अगर दिख जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो पहली बार कहाँ हुआ था आउटब्रेक नीपा वायरस, फर्स्ट ह्यूमन आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड इन मलेशिया। वहां पे हमसे क्या पूछा था, अफ्रीका के बारे में, नॉट इन अफ्रीका। और कब हुआ था, ये भी 1998 से 99 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन 3 जो स्टेटमेंट 3 था वो है, उसमें सही कह रहा था मृत्यु दर 40 से 75% के बीच में होता है निपा वायरस से। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने लास्ट में इसीलिए रखा कि ये इस चीज को भी जानना जरूरी है कि हमारे सामने
ऑप्शन किस तरीके से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो पहले देखिए क्या होता है कि जो निपा वायरस फैलता कैसे, इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से ही, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो निपा वायरस है वो फलों पे मतलब कि जाता है, किसके थ्रू, जैसे चमगादड़ है ना, ये चमगादड़, कलर चेंज करते हैं, जैसे चमगादड़ हुआ, उसका लार्वा हुआ या ब्लड हुआ या मतलब कि जो एक्सक्रीटा हुआ, ठीक है, वो वो फल पे जाके बैठता फल खाने के लिए, वहां से वो जो वायरस है वहां गया, वो फल किसी और ने खाया, ठीक, वो फल हो सकता है कि कोई पशु खा ले, चिड़िया खा ले, या ठीक है ह्यूमन भी खाएगा वो फल डायरेक्टली, ठीक है। तो उस तरीके से वो मतलब कि यहाँ पे सुअर है, पिग, उसकी बात हो रही, तो वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, फिर यहाँ से उनके साथ में हमारे आसपास ही तो रहते हैं ये जानवर, तो इन जानवर से ह्यूमन के बीच में आएगा और ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफर होगा। इसलिए इस तरीके से ये हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य के बीच में, ठीक, ये चीज ये फैलेगा इस तरीके से, ये स्प्रेड करता है निपा वायरस। और अभी कुछ जगहों पे ये आउटब्रेक हुआ है, ये न्यूज़ में है, इसीलिए निपा वायरस ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में अभी आउटब्रेक जो हुआ है फर्स्ट, वो मतलब कि पता लगा है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर के वो कंप्लीट हुए। आने वाले सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, और एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आएंगे हो सकता है कि वो आपके सामने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हाँ, और इससे रिलेटेड और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब चैनल पे पोस्ट के फॉर्म में भी, इसके अलावा भी क्वेश्चन आपके सामने, सारी चीज़ें यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट है वो कवर होती ही होती हैं। उसके बाद से जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे चैनल है, उसके बाद में जो यूट्यूब पे पोस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप जो एक मतलब कि क्वेश्चन पोस्ट होते हैं उसको भी आप सॉल्व करिए, उस पर भी अपना जो व्यू है कमेंट करिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर से मिलेंगे नए मतलब कि नए न्यूज़ के साथ में, नए कुछ मतलब कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शंस, कुछ नए तरीके से ऑप्शंस को जो कि पहले आए हुए हैं उसी तरीके से अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा और एक भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं करंट से रिलेटेड। ऐसे ही हम लोग अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, ठीक है। थैंक यू सो मच।